ये अभी ये चीन को लेके जो ये वाद विवाद ये चल रहा है, राहुल गांधी ने एक सड़क छाप वाले की तरह एक टिप्पणी की कि हिंदुस्तान की सेना पिट रही है। इसके पहले आपको याद होगा कि शीला दीक्षित का बेटा, उसने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा बोला था। तो ये मत समझिएगा कि यूं ही ये स्लिप ऑफ टंग था या ये बात यूं ही मुंह से निकल गई। ये सब ये नियोजित तरीके से ये किया जा रहा है। इस बात का सभी को एहसास होना चाहिए कि चीन की जो सेना है वो एक राजनीतिक सेना है। वहां पे हर बटालियन में एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको पॉलिटिकल कमिसार कहते हैं। उसका काम यही होता है कि जो वहाँ जो बटालियन में जितने नुमाइंदे हैं वो उस विचारधारा के प्रति कितना समर्पित हैं, कहीं ढीलापन तो नहीं हो रहा है। इसलिए इस बात को आप यूं भी समझ लें कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अभी मैं उसके में आप 93 में इसका फॉर्मुलेशन हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। हम तो चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर बने जिसकी परिभाषित हो, लेकिन चाइना नहीं चाहता है। क्योंकि जब LAC होगा तो उसमें विवाद पैदा करना उतना आसान हो जाता है, और वो विवाद पैदा करके आपके यहाँ कुछ जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन पर वो प्रभाव डालती हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं तवांग में, ये यूं ही नहीं हुआ है क्योंकि इंडिया मिसाइल टेस्ट करने वाला था, क्योंकि एक्सरसाइज होने वाला था, क्योंकि इस पे बहस होने वाली थी कि किस तरीके से चाइना ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया। उन्होंने चीन को कह के ये एक्शंस उन्होंने करवाया। अगर आपको ये बहुत गलत बात लग रही हो तो कृपया आप बता दीजिए कि 2008 में सोनिया गांधी के मौजूदगी में शी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट था, उसके मौजूदगी में ये कैसे हुआ। उन्होंने एक गुप्त MOU साइन किया, और किसके साथ? वो MOU जो वहाँ का पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है उसका एक वो है ILD, इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट। जैसे CIA है, हमारे यहाँ रॉ है और तमाम खुफिया एजेंसी हैं, उसी तरीके से वहाँ पे ILD है। ILD का काम ही है कि अपने टारगेट कंट्रीज में, पहले ये कम्युनिस्ट रेजिम्स जहाँ जाते हैं उनसे वो रखता था आपको पार्टी से। अब ये कोई 600 पार्टियाँ या संगठनों से इनका ताल्लुकात है, खरीद फरोख्त करते हैं। उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं कि हम शायद ILD हमको मदद करे कि हम पावर में दोबारा आ सकते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो 2017 में ये चोर की तरह राहुल गांधी क्यों जाता? जब डोकलाम का जब युद्ध चल रहा है, जब वो मुठभेड़ चली थी, तनाव था जिसको, तो ये चोर की तरह छुप छुप के क्यों गया? आज तक हमारे माननीय जज साहब ने भी कभी नहीं पूछा, केवल इतना कहा कि ये बड़ी हैरानी की बात है, और साहब अगर हम लोग जाएं, अगर इस तरह से छुपते हुए, हम तो तिहाड़ जेल में होंगे। 2018 में इसको शिव भक्ति आ गई, इसने कहा कैलाश मानसरोवर जाएंगे। वहां पर चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि हम उसको वहां रिसीव करना चाहते हैं, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। 2018 में, ये सब 2018 में हो रहा है। ये शख्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैंने अपनी किताब में लिखी हुई है जो पुष्पेंद्र जी के पास है, नो द एंटी नेशनल्स। 2018 में ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जाता है और एम्प्लॉइज को बोलता है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दो ही देश हैं दुनिया में जो कि चीन का मुकाबला कर सकते हैं, एक है भारत और दूसरा है चीन, और वो भी आप लोग के करें। अब आप किसी वहाँ के एम्प्लॉय को ये कह रहे हो हम अमेरिका से हमारा कोई, आखिर हमारे संबंध क्यों सुधर, मतलब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों है? अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है तो हम कहाँ जाएं? अगर चाइना श्रीलंका में, जिबूटी में, कहाँ, अगर इंडियन ओशन में वो करे तो हम किसके साथ हम पार्टनरशिप करें? तो ये आदमी अपना एजेंडा लेके, प्रो चाइना एजेंडा लेके वो HAL जाता है। ये आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग, आपको याद होगा जवाहर 2016 की बात कर रहा हूं, ये उनके समर्थन में वहां गया। और फिर भी अगर आप लोग को किसी को शक है कि ये पूरा परिवार चाइनीज का एजेंट नहीं है हिंदुस्तान में, तो और क्या है? और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी PLA गैंग है। आज से नहीं, आजादी के बाद से, जब 62 की लड़ाई हुई तो बंगाल में कई कम्युनिस्ट नेता थे, ये ज्योति बासु जैसे, जिन्होंने इतना लंबा शासन किया, वो माला अर्पण करने के लिए वो तैयार थे चाइनीज को। और आप देखेंगे कि जब भी किसी देश को न्यूक्लियर क्षमता आ जाती है, वो फिर इस तरह के हरकतें शुरू कर देता है, जिसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। चाइना ने 1966 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, 67 में नक्सलवाड़ी मूवमेंट शुरू हो गया। ये जितने ये कानू सन्याल वगैरह ये लीडर थे, वो कहते थे कि बंगाली में कि चाइना चेयरमैन आमोर चेयरमैन, ठीक है। और आप लोग को ये मालूम होना चाहिए
कि सोनिया गांधी के पिताजी एक बहुत घोर कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने बहुत अंडरग्राउंड, मतलब ये प्रिजनर ऑफ वॉर बन के इनको रशिया में, ये सार्जेंट थे मुसोलिनी के आर्मी के, और इनको वहाँ पे युद्धबंदी बनाया गया था। फिर वो सोवियत्स क्या करते थे कि उनको वो इंडोक्ट्रिनेट करते थे। ये इतना जल्दी सीख गया, इंडोक्ट्रिनेट हो गया कि इसको जल्दी जल्दी भेजा 2-3 साल में ही, और कहा कि तू अंडरग्राउंड मूवमेंट चला। अब देवियों और सज्जनों, तीन चीज़ें हैं हमारे हिंदुस्तान पे चोट पहुंचा रही हैं, आंतरिक चोट। वो है माओवाद, चर्च और जिहाद। और आप देखेंगे माओवाद कहां से पहले प्रेरित था? चीन से। अब तमाम पश्चिमी देश भी ये करने लगे कि हम भी जब भी टेलीविजन पे जाते हैं तो कम से कम 2 दर्जन मुसलमान जो वहां पे टेलीविजन पे मेरे साथ, उनसे मैंने ये सवाल पूछा है कि क्या आप चीन की भर्त्सना करते हैं? जिस तरीके से वो उइघुर मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, दाढ़ी रखना बैन, वो बुर्का पहनना बैन, सब पर प्रतिबंध, मोहम्मद नाम रखने पर प्रतिबंध, सब कुछ। एक नहीं बोलता है चाइना के खिलाफ, क्योंकि ये जिहाद और माओवाद का ये गठजोड़ है, और उस गठजोड़ का हिस्सा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तभी वह टुकड़े टुकड़े गैंग पे जाता है। और यही नहीं, सोनिया गांधी का जो चर्च से और इनकी घुसपैठ, केवल ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, अरे जुडिशियरी में इनकी बहुत बड़ी घुसपैठ है, बहुत बड़ी। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक जितने छटे हुए एंटी नेशनल्स हैं, देश के दुश्मन हैं, वो सबको आप देखोगे इस मौसम में बेल मिल रहा है। वो नौलखा, तो वो बरबरा राव, जितने, मतलब ऐसे लग रहा है कि लाओ सब पेंडिंग को एक थोक के भाव लाओ हमको, यहां सबको मैं ये कर रहा हूं। ये आपको मालूम है कि एक व्यक्ति जिसका नाम था वीके कृष्णैयर, वो वीके कृष्णैयर 1959 में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी केरला में, उसमें वो मंत्री था, घोर कम्युनिस्ट। दुनिया में सबसे पहले कोई चुनाव के जरिए कोई सरकार, अगर कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, वो केरला में थी। मैडम गांधी, मिसेस गांधी को उस समय उनके पिताजी ने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। फिर ये वीके कृष्णैयर जो था, ये इसने प्रैक्टिस कोर्ट में शुरू कर दिया, हाई कोर्ट का जज बन गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया। अब आप किसी वकील से बात करो, वो बोलेगा अरे कृष्णैयर क्या अंग्रेजी बोलता था, उसकी एक कुछ अंग्रेजी तो बाएं कान के ऊपर से, दूसरी अंग्रेजी दाहिने कान के ऊपर से, बाकी अंग्रेजी ऊपर से। ये इस तरह से उसको पूछते हैं। तो जुडिशियरी में इनका बहुत डीप इन्फिल्ट्रेशन। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आज से करीब 10-15 साल पहले मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जितने माओवादियों को हम पकड़ते हैं, जितने माओवादियों को पकड़ते हैं, उनको आपने पकड़ा नहीं कि दिल्ली से एक वकील हवाई जहाज पकड़, फ्लाइट पकड़ के आ जाता है उनके बचाव के लिए। कहां से पैसे आते हैं इनको? चर्च का देखिए, मैं श्रीलंका की जो समस्या थी उसके साथ मैं बहुत इंटीमेटली जुड़ा हुआ था। मुझे तकरीबन उस समस्या का सारा नट और बोल्ट मालूम है, और उस समस्या के जड़ में था चर्च। आप समझ रहे हैं? उस समस्या के जड़ में था चर्च। ये जितने जाफना के जो तमिल्स थे, ज़्यादातर ये प्रभाकरन भी, ये सब क्रिश्चियंस थे, और इसीलिए इनको जगह जगह इनको दामाद की तरह यूरोपियन कंट्रीज में इनको ट्रीट किया जा रहा था। अब आप एक बात बताइए कि राजीव गांधी की हत्या होती है। I'll just take 5 minutes, if you don't know. राजीव गांधी की हत्या होती है। मैं उस समय चेन्नई में पोस्टेड था। अब वो जो हत्या करने वाली जो थी नलिनी, आपने अखबार में पढ़ा होगा, डीएमके सरकार, और मैं जब चेन्नई में था मुझे इस बात में कोई शक नहीं था कि यहाँ की डीएमके सरकार का इसमें ये उनकी साजिश है, ठीक है। चर्च के साथ मिलके वो बावले की तरह, पागल की तरह कि ये छूटेगी नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। उसकी बेटी को तमाम सुविधाएं। नाथूराम गोडसे ने जब उसने जो किया, कानून को अपने हाथ में लिया, सजा मिली, उसके बाद तो इन्होंने जितने चितपावन ब्राह्मण थे पता नहीं कितनों को मार दिया, कितनों का घर जला दिया। और यहां पर देश के प्रधानमंत्री को मारने वाली महिला, उसको डीएमके सरकार छोड़ने के लिए आतुर। सोनिया गांधी बावली, उसकी बेटी बावली हो गई, और सुप्रीम कोर्ट पूछिए मत। तो मुझे एक बात बताइए कि नाथूराम गोडसे ने तो जो किया उसको सजा मिली, उसने तो गिल्टी प्लीड कर लिया था ना, फिर उसको आपने फांसी क्यों दी? और इसने, जिसने भारत के प्रधानमंत्री के चिथड़े उड़ा दिए, उसको माननीय जज साहब ने, थोड़ा वो जजमेंट पढ़ लीजिएगा, रिकमेंडेशन आया इसको छोड़ने का, गवर्नर बैठा रहा, उस पर सेंटर को लिखा, जज साहब लोग बैठे, कहा कि नहीं, इस पर नहीं बैठा जा सकता है।
तो मैंने कहा चर्च, माओवाद, जिहाद। अब आखिरी में देखिए ये समस्या क्यों है, ये जितनी समस्याएं हमने कहा ना, क्योंकि हम सनातन हैं। हमारा सोचने का तरीका बड़ा विस्तार है, और इस कारण लोग हमारा फायदा उठाते हैं। हम उस गंगा की तरह हैं जहां पे हजारों नदी नाले सब, फिर भी वो गंगा बहती रहती है, वो करता है। लेकिन अब गंगा इतनी मैली हो गई है कि महज भौतिक सफाई से काम नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? ये गंगा एक्शन प्लान, ये तो भौतिक सफाई है। आपको गंगा का आध्यात्मिक सफाई करना होगा।